आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी एनसीईआरटी का 5th चैप्टर जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। दोस्तों, हमें ये पता है कि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ है। अदरवाइज आप किसी भी प्लेनेट पे आप लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ नहीं पाओगे। और ये जो हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, इसके तीन मुख्य कारण हैं: लैंड, वाटर एंड एयर। अगर ये तीनों चीज़ नहीं होता तो शायद अर्थ पे लाइफ भी नहीं होता। और यही चार चीज़ आपके अर्थ को स्पेशल बनाता है: उसका लैंड, इसका एयर और इसका वाटर, और चौथा इसकी लाइफ। और यही आपके चार डोमेन्स ऑफ लाइफ हैं: आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ठीक है, एक एक करके सबको देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं लिथोस्फीयर आपका ये पोर्शन है, देन हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है। और अब तीनों को जब आप कंबाइंड कर दो, सर्कल में देख रहे हैं आप तीनों को जब कंबाइंड कर देंगे तो इस कंडीशन को आप बायोस्फीयर कहते हैं। मतलब बायोस्फीयर में आपका लैंड भी आता है, वाटर भी आता है और एयर भी आता है। अगर आप एक भी चीज़ मिस कर दोगे तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर सिर्फ लैंड ही लैंड है, एयर नहीं है, वाटर नहीं है, तो वो भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एयर ही एयर है, लैंड नहीं है, वाटर नहीं है, तब भी पॉसिबल नहीं है लाइफ। सिर्फ वाटर ही वाटर है, लैंड नहीं है, एयर नहीं है, फिर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। मतलब इन तीनों चीज़ों का होना लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस सर्कल को हम बायोस्फीयर कह रहे हैं। यहाँ पे लाइफ पॉसिबिलिटीज बता रहा है। अदरवाइज आपका लिथोस्फीयर में लैंड है, हाइड्रोस्फीयर में वाटर है, एटमॉस्फेयर में एयर है। लेकिन आपका जो बायोस्फीयर है वो वहाँ पे तीनों ही चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ है। ठीक है, ओके। अब एक एक करके हम एक एक चीज़ों पे चलते हैं। सबसे पहला आपका आता है लिथोस्फीयर। तो जितना भी आपका सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ है, इसे आप लिथोस्फीयर में कंक्लूड करते हो। जितने भी आपके सॉलिड पोर्शन अर्थ पे हैं वो सारे पोर्शन ही आपके लिथोस्फीयर में आते हैं। आपके जैसे आपके रॉक्स हो गए, आपके सैंड्स हो गए, आपके सॉइल्स हो गए। सॉइल कंटेन मिनरल्स, ये आपको पता ही है, कई तरह के मिनरल्स कंटेन करता है जिसकी वजह से उस पर कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आपका प्लांट है, आपका जो प्लांट है प्लांट वहीं ग्रो करेगा जहां पे उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा, और न्यूट्रिएंट उसको सॉइल में मिलता है। आपको जो लैंड मास है वो लैंड मास फैला हुआ है हर जगह, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में। और इस लैंड मास को कनेक्ट करने का काम आपकी सीज करती है, यानी कि वाटर करता है। जितने भी आपके ओशियंस, आपका देखोगे आप पूरे वर्ल्ड मैप को, तो वर्ल्ड मैप में आपके पैचेस में लैंड मास बने हुए हैं। ठीक है, ये जो पैचेस में लैंड मास है उसको कनेक्ट करने के लिए जो चीज़ है उसे आप वो वाटर बॉडीज है, वो आपका ओशियंस है, सीज है। आपका जो सी लेवल है वो पूरे ऑल ओवर द अर्थ इक्वल होता है। ठीक है, आपको जो सी लेवल है वो ऑल ओवर द अर्थ इक्वल होता है। अगर एक जगह पे पानी का लेवल राइज करेगा तो वो पूरे अर्थ को इफेक्ट करेगा, पूरे अर्थ पे वाटर लेवल राइज करेगा। ठीक है, और ये जो हम बताते हैं कि हमारा जो माउंट एवरेस्ट है वो 8,848 मीटर ऊंचा है, या फिर जो हमारा सबसे गहरी खाई हमारे पास मरीना ट्रेंच है 11,022 मीटर की, ये एक्चुअली इसी सी लेवल से नापते हैं। क्योंकि ये आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड सी लेवल सेम है, तो ये आपका मरीना ट्रेंच की जो गहराई है वो सी लेवल से 11,022 फीट मीटर नीचे है, और जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो भी सी लेवल से 8,848 मीटर ऊंचा है। अब ये जो अलग अलग लिथोस्फीयर है, मैंने बताया कि वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है। तो आपके जो अर्थ है उस पर 7 कॉन्टिनेंट हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। सारे के सारे ही आपका वाटर बॉडी से सेपरेटेड हैं या फिर वाटर बॉडी से कनेक्टेड है। ठीक, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। सारे सारे आपके पैचेस में आप देखिए, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा जो पीला वाला पोर्शन है वो पूरा पीला पोर्शन पर क्या है, नॉर्थ अमेरिका। ये जो ग्रीन पोर्शन है, लाइट ग्रीन पोर्शन, ये आपका साउथ अमेरिका। ऑरेंज वाला अफ्रीका है, पीला वाला यूरोप है, हरा वाला एशिया है, और ऑरेंज वाला आपका ऑस्ट्रेलिया है। नीचे आप देख रहे हैं व्हाइट पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन आपका अंटार्कटिका है। इसके बाद हम एक एक करके एक एक कॉन्टिनेंट पे आते हैं। सबसे पहले आपका एशिया है। एशिया पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज। आप यहाँ देख भी रहे हैं, जो एशिया है वो पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा है, बाकी सारे किसी भी कॉन्टिनेंट से। और ये जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्थ हेमिस्फीयर में है लगभग। और इसका कुछ पोर्शन आपका साउथ हेमिस्फीयर में भी आता है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही रहता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं जो एशिया कंटिनेंट है, उस कंटिनेंट पे आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। आपको मैंने बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है। इसको आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर डिटेल बताया है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो इसी एशिया से होते हुए गुजरता है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे यूरोप है और यहाँ पे एशिया है। इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है, ये आपका ये वाला पोर्शन जो है, ये यूरल माउंटेन है, उरल माउंटेन्स। यही आपका एक बाउंड्री बनाता है आपका यूरोप और एशिया के बीच में। अदरवाइज आप पूरे इस लैंड मास जो आपका ये एक ही है, और इस लैंड मास को आप एक साथ यूरेशिया बोलते हो। और यूरोप और एशिया, यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया। और ये जो यूरोप और एशिया डिवाइडेड है, ये आपका उरल माउंटेन
की बाउंड्री पे डिवाइडेड है। नेक्स्ट हम आते हैं, आपका नेक्स्ट है यूरोप। तो यूरोप जो है वो एशिया ईस्ट में था, ये वेस्ट ऑफ एशिया है, ये एशिया के वेस्ट में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा एशिया था और इसके जस्ट वेस्ट में आपका यूरोप है, ठीक है। फिर जो आर्कटिक सर्कल है, ये इस आर्कटिक सर्कल मैंने आपको बताया था अगेन उस चैप्टर में, जिस चैप्टर मैंने आपको इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताया था। तो आप वहाँ जाके आर्कटिक सर्कल क्या होता है देख सकते हैं। तो ये जो आर्कटिक सर्कल है ये इसी यूरोप से होते हुए पास करती है। पूरा जो यूरोप है वो 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। ये जो यूरोप है वो 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं अफ्रीका पे। तो जो अफ्रीका है वो आपका सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट आफ्टर एशिया है। एशिया के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट है वो आपका अफ्रीका है। और अफ्रीका आपका इक्वेटर 0 डिग्री पे लाई करता है, एलोंग इक्वेटर लाई करता है। और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, ठीक है। अफ्रीका में दुनिया का सबसे गर्म और सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट और दुनिया की सबसे बड़ी नदी नाइल रिवर, दोनों के दोनों ही आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट को मिली हुई है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नॉर्थ अमेरिका पे। जो नॉर्थ अमेरिका है वो तीसरा सबसे बड़ा एरिया वाइज कॉन्टिनेंट है। बहुत ही पतली सी पट्टी है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, जिसे आप इस्थमस ऑफ पैनामा कहते हो। और यही आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने का काम करता है। और ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका है ये आपका लाई करता है नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे 3 बड़े ओशियंस इसके आसपास हैं। पहला है आपका पैसिफिक ओशियन, दूसरा है अटलांटिक ओशियन, तीसरा है आर्कटिक ओशियन। मतलब आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन ये आप इसके 3 साइड्स में हैं। और ये जो है आपका साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है थ्रू इस्थमस ऑफ पैनामा। नेक्स्ट हम आते हैं साउथ अमेरिका पे। तो ये आपका जैसे नाम से ही साउथ है, तो ये मोस्टली इसका जो रीजन है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसके आसपास 2 बहुत ही बड़े महासागर हैं और ये जो है ये घिरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा जो पर्वत श्रृंखला है द एंडेस, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो यही साउथ अमेरिका में पाई जाती है। और इसी वजह से यहाँ पे दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन रिवर भी पाई जाती है अमेरिका में, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन जो है वो पाई जाती है आपकी अमेरिका में। नेक्स्ट हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। ये एरिया वाइज सबसे छोटा कंटिनेंट है और ये एंटायरली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो चारों साइड से ओशन से घिरा हुआ है, इस वजह से इसे आप आइलैंड कंटिनेंट भी कहते हो। और ये एंटायरली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और एक चीज़ तीसरी पॉइंट क्या है, ये सबसे छोटा कंटिनेंट है, याद रखिएगा सबसे छोटा कंटिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा एक चीज़ कंफ्यूज नहीं होना है, ऑस्ट्रेलिया आपका कंट्री भी है और कंटिनेंट भी है। नेक्स्ट हम आते हैं अंटार्कटिका पे। आपका जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर का जो नॉर्थ पोल रीजन है वो पूरा रीजन आपका आता है अंटार्कटिका पे। साउथ पोल ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द कंटिनेंट होता है इसका, और ये साउथ पोल पे होता है। यहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन सैटेलाइट नहीं है। कई कंट्रीज ने अपने रिसर्च स्टेशन बना के रखे हैं अंटार्कटिका में, क्योंकि यहाँ पे लाइफ बहुत कम है तो लोग वहाँ पे रिसर्च स्टेशन बना के रखे हैं। इंडिया का भी एक रिसर्च स्टेशन वहाँ पे है जिसका नाम है एक्चुअली इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन वहाँ पे है जिसका नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। ये 2 रिसर्च स्टेशन आपके अंटार्कटिका में इंडिया के हैं। यहाँ पे आपका सारा कंटिनेंट खत्म हो गया, यानी कि आपने जान लिया कि लिथोस्फीयर आपका जो मेन अर्थ का डोमेन था, लिथोस्फीयर वो आपका लैंड मास का बना हुआ था। पूरे अर्थ पे आपके 7 बड़े बड़े लैंड मासेस हैं, उसको आप कंटिनेंट कहते हो। उसके नाम मैंने आपको बता दिए, उसके बारे में आपको मैंने बता दिए। अब हम आते हैं दूसरा डोमेन जिसका नाम है हाइड्रोस्फीयर। और हाइड्रोस्फीयर ही वो वजह है जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है उसका नाम ब्लू प्लैनेट रखा गया। क्यों? क्योंकि अर्थ पे 71% वाटर है। 71% वाटर होने की वजह से जब आप इसको स्पेस से देखते हो, क्योंकि आपके जो लैंडमास हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं और आपके जो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम यही वाटर बॉडीज कर रही है। 71% वाटर बॉडीज है, तो इसकी वजह से जब आप अर्थ को स्पेस से देखते हो तो वो ब्लू कलर की दिखाई देती है। और यही वजह है कि आपका जो अर्थ है उसको आप ब्लू प्लैनेट भी कहते हो, ठीक है। और ये जो हाइड्रोस्फीयर है इसमें हर तरीके के वाटर आते हैं। इसमें आपका सॉल्टी वाटर यानी कि सी वाटर भी आता है, आपका फ्रेश वाटर भी आता है, आपका ग्लेशियर्स भी आते हैं। और ये जो आपका 71% टोटल वाटर आपका अर्थ पे है उसका 97.5% आपका सॉल्ट वाटर है, ठीक है, यानी पीने योग्य नहीं है। और उसके बाद जो आपका फ्रेश वाटर बच रहा है 2.5%, उसका भी आपका 68.9% लॉक्ड है इन ग्लेशियर। 2.5% का 68%, 68.9%, 69% आपका लॉक्ड है ग्लेशियर में।
आपका 30% ग्राउंड वाटर है और 0.3% आपका लेक्स एंड रिवर में मिलता है आपको। तो जो आप पानी रिवर्स में और लेक्स में देखते हो वो एग्जैक्टली 0.3% ही है बस। बाकी सारा वाटर आपका 70% आपका ग्लेशियर रखा हुआ है, लॉक किया हुआ है, और आपका 30% आपका रखा हुआ है ग्राउंड वाटर। तो इसी वजह से जो हम पानी पीते हैं मैक्स टू मैक्स वो ग्राउंड वाटर का पीते हैं, और जो वाटर टेबल डाउन हो रहा है ग्राउंड वाटर का, ये यही वजह, क्योंकि हमारे जो यूजेस जो वाटर हम यूज़ करते हैं वो आपका ग्राउंड वाटर ही करते हैं, आप ग्लेशियर वाटर जाके यूज़ नहीं कर सकते। और ये कितना कम है आप देख सकते हैं, आपका टोटल अर्थ पे 71% वाटर है, जिसका आपका 97% सॉल्ट वाटर है, जिसका आपका 2.5% का 30% आपका पीने। आपने देखा कि आप लैंड मास जब देख रहे थे आपने कंटिनेंट्स की बात की, तो वैसे ही जब हम लोग हाइड्रोस्फीयर देख रहे हैं तो हम लोग ओशियंस की बात करेंगे। तो आपके पास 5 बड़े ओशियंस हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। इनके मूव करने की जो वजह होती है वो या तो वेव्स होती है, टाइड्स होता है, या तो ओशियन करेंट्स होता है। इसके अलावा ये जो वाटर है वो लगभग स्थिर रहता है, मूव नहीं करता है। ठीक है, ये 5 ओशियंस हैं आपके, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। सबसे पहले हम आते हैं पैसिफिक ओशियन में। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है, ठीक है, और ये करीब 1/3 ऑफ द अर्थ पे फैला हुआ है। ठीक है, और ये जो दुनिया की सबसे गहरी खाई मरीना ट्रेंच है वो इसी पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है। और ये जो पैसिफिक ओशियन है वो लगभग सर्कुलर शेप का होता है, और ये करीब 4 कंटिनेंट को जोड़ने का काम करता है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को एक साथ जोड़ने का काम आपका ये पैसिफिक ओशियन करता है। अब आते हैं नेक्स्ट ओशियन पे, जिसका नाम है अटलांटिक ओशियन। और ये जो आपका अटलांटिक ओशियन है ये आपका वेस्ट में नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ता है, और साउथ में आपका यूरोप और एशिया के को टच करता है अटलांटिक ओशियन। ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ओशियन है, क्योंकि इसमें आपके जो कंट्रीज़ का जो मैक्सिमम इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो इसी अटलांटिक ओशियन के थ्रू होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इंडियन ओशियन पे। तो ये इंडियन ओशियन एकमात्र ऐसा ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है, इंडियन ओशियन। और ये आपका लगभग ट्रायंगुलर शेप का होता है। ये आपको जोड़ता है नॉर्थ में एशिया की बाउंड्रीज को, और वेस्ट में अफ्रीका को, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया को। तो ये भी करीब लगभग 3 कंटिनेंट को जोड़ने का काम आपका इंडियन ओशियन करता है। उसके बाद आप आते हैं सदर्न ओशियन पे। सदर्न ओशियन आपका अंटार्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक रीजन के आसपास है, अंटार्कटिक कंटिनेंट के आसपास है। और ये अंटार्कटिक सर्कल जो मैंने आपको बताया था, इसके बाद जो पूरा वाटर है साउथ हेमिस्फीयर तक, वो सारा आपका सदर्न ओशियन में आता है। ठीक है, देन आपका आर्कटिक ओशियन, इसका ठीक उल्टा ऊपर की तरफ आपका आर्कटिक सर्कल से जितना आपका नॉर्थ पोल तक का जो भी रीजन है वो आपका आर्कटिक ओशियन कहलाता है, और ये आपका नॉर्थ पोल पे होता है। तो आपका आर्कटिक ओशियन है ये कुछ नॉर्दर्न अमेरिका के पार्ट को और कुछ यूरेशिया को पार्ट को कनेक्ट करने का काम करता है। अब हम आते हैं अर्थ के तीसरे डोमेन, जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। आपका जो अर्थ जो है वो कई सारे लेयर ऑफ गैसेस से बनी हुई है, जिसको आप एटमॉस्फेयर कहते हो, और ये हमें हेल्प करती है सांस लेने में, एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, और जो सन से रेज आती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी यही एटमॉस्फेयर करती है हमको। ठीक है, और बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड प्रॉपर्टीज़ आप इस सारे एयर के लेयर को बांटा गया है, अर्थ के लेयर्स को बांटा गया है, और इस लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड सबसे लास्ट में एक्सोस्फेयर। ये पूरा एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर में आपका 99% आपका 99% आपका नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से आपको एयर जो है वो क्लीन और ड्राई मिलती है। इसके बाद आपका जो 1% वॉल्यूम बचता है, उस वॉल्यूम में आपका बाकी सभी गैस आते हैं। बाकी 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, यानी ओवरऑल 99% आपका यही दोनों हैं। बाकी सारे 1% में गैसेस आते हैं। ऑक्सीजन हमें ब्रीथ करने में हेल्प करती है, जबकि जो नाइट्रोजन है वो कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस को ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो प्रेजेंट होता है बहुत ही कम अमाउंट में, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अर्थ के कुछ रेडिएशंस, सन रेज के कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। साथ ही साथ ये हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स। जैसे जैसे आप अर्थ से ऊंचाई पे जाते जाओगे आपका टेम्परेचर
धीरे धीरे घटता जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो सबसे, ये आपका अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस के जस्ट पास जो एयर की लेयर होती है उसे आप ट्रोपोस्फियर कहते हो। इसी में आपका हॉट एयर बैलून, एयरप्लेन सब आपका इसी में उड़ता है। इसके बाद आपका उसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फियर, इसके ऊपर आपका आता है मीजोस्फियर, इसके ऊपर आता है आपका थर्मोस्फियर, सबसे लास्ट में आप देख रहे हो यहाँ पे आपका एक्सोस्फियर आता है। इसके बाद आप चले जाते हो स्पेस में। ठीक है, यानी आप अर्थ के ऑर्बिट से आप बाहर चले जाते हो, यानी आप अर्थ के ऑर्बिट से बाहर चले जाते हो। तो यहाँ पे आपका अर्थ का 3 डोमेन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अर्थ के चौथे डोमेन पे, जिसका नाम है बायोस्फीयर, जिसको आप द डोमेन ऑफ लाइफ भी कहते हो, क्योंकि यही एक ऐसा जोन है जहाँ पे आपके लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ हो पाती है। ये बहुत ही छोटा सा जोन होता है जहाँ पे आपका लैंड, वाटर एंड एयर तीनों ही एक साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये नया जोन बनाते हैं। इसका नाम है बायोस्फीयर। हमारा, जैसे आपको पता है कि हमारा अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, और यहाँ पे कई तरीके के स्पीसीज, मिलियन ऑफ स्पीसीज हैं, इंक्लूडिंग माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया टू मैमल्स लाइक ह्यूमंस। ये जो इतनी बड़ी आपका स्केल है फ्रॉम माइक्रोब्स टू मैमल्स, ये स्केल पॉसिबल हो पाया है इन तीनों डोमेन्स के एक साथ आने से। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं फॉर सर्वाइवल, या फिर और भी कई तरीके से इंट्रैक्शंस होते हैं एनिमल्स के या एनिमल्स एंड प्लांट्स के, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपका एक एनिमल या एक ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड है इन वेरियस वेज। और ये जो ऑर्गेनिज्म बायोस्फीयर पे हम बात कर रहे हैं, ये 2 मुख्य और बायोस्फीयर है। पहला है प्लांट किंगडम, दूसरा है एनिमल किंगडम्स। ठीक है, यानी कि पूरे प्लांट प्रजाति और पूरे एनिमल प्रजाति दोनों को आप मिला देंगे तो आपका जाके पूरा एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। और ये तभी बन पाता है जब आपका ये 3 डोमेन यानी कि लैंड, वाटर एंड एयर, ये तीनों एक साथ आके ये चौथा डोमेन बनाता है, जिसका नाम है बायोस्फीयर। आप देख सकते हैं ये आपका हाइड्रोस्फीयर है, ये आपका लिथोस्फीयर है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, तीनों ही एक साथ आ करके एक नया डोमेन बनाता है, जिसका नाम है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हमें बहुत एक लाइफ प्रोवाइड कराता है, हमें एक दूसरे से इंटरेक्ट कराता है, सर्वाइवल के लिए हेल्प करता है। लेकिन ह्यूमन तो ह्यूमन है, हम अपने रहने के लिए, खाने के लिए फॉरेस्ट को ख़त्म किए जा रहे हैं। फॉरेस्ट ख़त्म होगा तो जो आपके लैंडफिल्स हैं वो लैंडफिल मिल चले जाएंगे, स्लोप्स बना लेंगे आपका वाटर की तरफ, और आपका लैंडफिल धीरे धीरे कम होता जाएगा और वाटर लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे जैसे वाटर लेवल इंक्रीज़ करेगा वो और लैंड मासेस को कवर अप करता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपका पूरा लैंड मास कवर हो जाएगा थ्रू वाटर बॉडीज़। तो उस समय पे आपका अगर पूरे अर्थ पे वाटर ही वाटर होगा, एयर रह भी लेगा, तो भी आपका लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ घट जाएगी। ठीक है, और सिमिलरली आपके जो चेंजेस और भी तरीके से होते हैं, ये तो ह्यूमन वेट मेड था, आपके नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, लाइक आपका अर्थक्वेक है या फिर सुनामी है, इसकी वजह से भी आपके जो ये जो बाय डोमेन्स हैं इसमें वेरिएशंस आते हैं। बाद ह्यूमंस जो वेस्ट अब नदी में, नालों में या फिर समुद्र में फेंक देते हैं, वो जो ऑर्गेनिजम्स आपके समुद्र में रहते हैं वो उनको नुकसान करते हैं ले जा करके। ठीक है, और इससे और तो और जो हम इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ बना के रखे हैं पूरे वर्ल्ड में, उससे जो इमिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और या फिर जो हम व्हीकल यूज़ करते हैं उससे भी इमिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक टॉक्सिक गैस है जो कि आपके एयर कंटेंट को ख़राब करेगी। ठीक है, एयर कंटेंट ख़राब होगा तो आपका आपका अर्थ जो है वो गर्म होगा। जैसे जैसे आपका अर्थ गर्म होगा वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, और ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से आपके जो ग्लेशियर है, जो आपका 60% ऑफ फ्रेश वाटर है, वो पिघलना शुरू हो जाएगा। अगर आपका 60% ऑफ ग्लेशियर पिघल के चला गया सॉल्ट वाटर में, तो सारा का सारा वेस्टेज हो जाएगा आपका फ्रेश वाटर का। ठीक है, इस आप तो हम देख रहे हैं कि हम लैंड को ख़त्म कर रहे हैं, वाटर को ख़त्म कर रहे हैं, और एयर, तीनों को ही हम ख़त्म कर रहे हैं बारी बारी से। और सोचो, और यही तीनों ही हमारे बायोस्फीयर को बनाते हैं।
तो हम अपने लाइफ को ही धीरे धीरे, अपने सर्वाइवल को ही धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।